हमें दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा, ठीक है, चलो देखो बोर्ड का क्या पढ़ाना है तुम्हें बोर्ड में? कुछ बताया था क्या सर ने, जेपीएन सर ने? विस्कोसिटी, खाली विस्कोसिटी पढ़ानी थी और तो कुछ नहीं है? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी। देखो क्या सिलेबस में इस साल क्या तुम्हारे? सरफेस टेंशन है, ठीक हो गया बस, तो ठीक है। देखो विस्कोसिटी तो छोटा चैप्टर है अपना, सरफेस टेंशन है थोड़ा सा बड़ा। पढ़ाई देता हूँ उसको, सरफेस टेंशन को ना। देखो क्या होता है सरफेस टेंशन, लिख लो, इसमें लिखो सरफेस टेंशन। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, it is the property of a liquid by virtue of which, it is a property of a liquid, it is the property of the liquid by virtue of which it tends to reduce its surface area, it tends to reduce its surface area, it tends to reduce its surface area। अच्छा, गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया कौन सी शेप में आएगा? गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया कौन सी शेप में आता है? स्फीयर। स्फीयर, ठीक है ना। तो हमारी वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल क्यों नहीं होती है? हमारा वाटर ड्रॉपलेट हमने जब भी साइन बनाया है कुछ इस टाइप का बनाते थे वाटर ड्रॉपलेट के लिए, हम ऐसा क्यों बनाते थे? हम स्फेरिकल क्यों नहीं बना देते हैं? होता क्या है, वहां पर ग्रेविटी का इफेक्ट आने लग जाता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली इसकी बात करेंगे, किसकी, अब आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में चले जाते हो, तो वहां पर जो भी वाटर ड्रॉपलेट होगी वो आपका परफेक्टली आपका स्फेरिकल में रहेगी। ठीक है, वहां पर परफेक्टली स्फेरिकल रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पे होता क्या है कि ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी आपकी जो लिक्विड की है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। अच्छा, कहाँ का काम आता है सरफेस टेंशन? क्या है? कैपिलरी राइज होता है। कैपिलरी राइज मतलब लिक्विड का जो लिक्विड, आपको सबसे सही एग्जांपल बोला जाए तो प्लांट के जो सरफेस टॉप तक वाटर का जो पहुंचना होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन के बिहाइंड भी आपका सरफेस टेंशन है। फिर और प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दिए जाए, आपने कभी देखा होगा ग्लास या आपकी प्लेट के नीचे हल्का सा लिक्विड अगर आ जाता है वाटर, तो उसको उठाना हैवी हो जाता है। तो गौर कर रखा है ये चीज, जो रेगुलर वेट होता है उससे ज्यादा वेट फोर्स लगाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे कहानी चलती है इसकी। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर मैं सरफेस के मॉलिक्यूल्स को देखता हूं, ये लिक्विड की सरफेस है, ठीक है, ये है लिक्विड की सरफेस। पहले बात तो सरफेस क्या होती है? सरफेस वो होती है जहां पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे होंगे, यहाँ पर सरफेस कहलाएगी। ऊपर एयर है, अंदर लिक्विड है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं अंदर वाले पार्टिकल को देखता हूँ, लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल को देखा जाए, तो अंदर वाला पार्टिकल क्या है, सारी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली उसके अगल बगल के सारे पार्टिकल क्या है, उसको यूनिफॉर्मली अपनी ओर को फोर्स लगा रहे होंगे। अपनी ओर को भाई अट्रैक्शन का फोर्स होता ही है आपका, चाहे ग्रेविटेशन के थ्रू देख लो चाहे कैसे भी देख लो, तो मतलब उस पर इधर उधर के मॉलिक्यूल अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन अब इसकी बात करें जो सरफेस पर, सरफेस वाले पे क्या हो जाएगा? सरफेस वाले पे दिक्कत आ गई है, सरफेस वाले पे ये कहानी हो गई है, सरफेस पर अनबैलेंस फोर्सेस रह गए। अब ये अनबैलेंस फोर्सेस के कारण, अच्छा आपका मैकेनिक्स कहाँ तक हो गया, कहाँ तक चल गया? वहाँ वर्क पावर हो गया होगा, सर्कुलर भी हो गया होगा शायद। हाँ सर। तुम्हारा ए फेज है कि बी फेज है तुम्हारे बैच का? ए फेज। अच्छा, कहाँ तक हो गया? स्वयं स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, सही सही सही, ठीक चल रहा है मतलब।
मतलब न्यूटन लॉ तो पढ़ लिया तुमने, कहने का मतलब ये है। देखो अब वो सभी ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इस पर नेट फोर्स कहाँ को आएगा, यहाँ पर नेट फोर्स कहाँ को आएगा। अगर हम इस पर देखें, इधर का इधर का इधर का इधर का फोर्स लग रहा है, अगर इस सारे डायरेक्शन से लग रहा है, देखो सिमेट्रिक होगी, इधर इधर के कैंसिल हो जाएंगे, नीचे को आने लग जाएंगे, ऐसे सारे कंपोनेंट नीचे को एडअप हो जाएंगे, इधर इधर कट जाएंगे, इधर इधर का हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे, वर्टिकल मान लग जाएगा। तो आप देखोगे भाई इस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो नीचे को आ रहा है, इस पर भी नेट फोर्स नीचे को आ रहा है, ऐसे ही सब पर जो भी सरफेस के मॉलिक्यूल हैं उन पर नेट फोर्स नीचे को आने लग जाएगा। अब ये कुछ ऐसा ही रिजेंबल करवाता है, ये सरफेस को अगर हम बोलें तो सरफेस कुछ ऐसी हो जाती है। अगर हम इसको एक रस्सी से देखें ना, रस्सी पर हर जगह पर वजन लगा हुआ है। याद आ रहा है आपको एक क्वेश्चन दिया था चेन वाला, यहाँ पर चेन बनाई थी, ये वाला एंगल थीटा था, टेंशन पूछी थी, हाँ सर। ठीक है ना। टेंशन क्यों आई थी, कैसे निकाली थी इसमें टेंशन, कहीं पर भी आप कट करते हो फिर एफबीडी बनाते हो, आप कट करते हो एफबीडी बनाते हो तो टेंशन निकल के आती है। क्यों आ रही टेंशन, वजन के कारण। हर पॉइंट पर mg लग रहा है तो इसका शेप ऐसा हो जाता है, थोड़ा तो होगा नीचे को। तो वही चीज है, इसमें लगातार सब जगहों पर नेट फोर्स नीचे को आते जा रहा है हर पॉइंट पर, तो इसका शेप थोड़ा सा इस टाइप का होने लग जाता है। अब इस टाइप का शेप है, यहाँ पर कहीं से भी इसको कट करके देखोगे ना, यहाँ पर से कहीं से भी इसको कट करके देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इधर वाले पर फोर्स ऐसे लग जाएगा, इस तरीके से आपका ये आएगा, ठीक है। अब ये तो है विजुलाइज करने का, भाई फोर्स कैसे लग रहा है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, दोनों बराबर होंगे आपके, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये इसके रिजेंबल कर रहा है। अब ये तो कहोगे ये तो पूरी सरफेस है, ये आपने स्ट्रिंग बना दी। अरे भाई अब उसी को 2D में विजुलाइज करो, सब जगह से ऐसा होगा तो एक आपका क्या बोलोगे उसको, जैसा आपका तवा होता है रोटी बनाने वाला, उसकी शेप में आ जाएगा। तो हर जगह से उसको नीचे को खींचा जा रहा है। अब उसको शायद चाहे तो आप 2D में देख लो इस तरीके से, तो ऐसा सीन बन जाएगा। तो इसी को अगर मैं टॉप से विजुलाइज करता हूँ, इसी को अगर मैं टॉप से विजुलाइज करता हूँ ये, तो इस पर सब जगह नीचे को है, ये थोड़ा सा डिप कर रही होगी सरफेस। अगर मैं यहाँ पर कट करके देखता हूँ इसको, यहां से कट करके देखता हूँ, तो होगा क्या, इधर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक ये हो गया, एक ये शेप हो गई, एक ये हो गया, एक ये शेप हो गई, इधर का कहां पर आ रहा है, अच्छा इसके कारण क्या हो रहा है, सरफेस खिंच रही है ना, ये सरफेस टेंशन का, सरफेस पर खिंचाव आ गया है, टेंशन आ गई है। ये फोर्स बेसिकली कुछ नहीं है, टेंशन ही है एक तरीके से। तो वैसा ही हम बोलते हैं उसी को, यहाँ पर जो खिंचाव आ गया वही आपका सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन का उसको एनालाइज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ कट करते थे वैसे यहाँ कट कर दिया मैंने बीचों बीच से, इस पर फोर्सेस लगेंगे ऐसे करके, इस पर फोर्सेस ऐसे करके लगेंगे, इस पर फोर्सेस ऐसे करके लग जाएंगे। इधर वाली सरफेस अपनी ओर को, इधर वाली सरफेस पर ये वाली सरफेस अपनी ओर को खींचना चाह रही होगी, ये वाली सरफेस इसको अपनी ओर को खींचना चाह रही होगी। ऐसा हुआ क्या, ये वजन के कारण, ये अनबैलेंस फोर्सेस के कारण हो गया। अनबैलेंस फोर्सेस के कारण सरफेस पर टेंशन आने लग गई, ये फोर्सेस डेवलप हो गए। ये जो फोर्स डेवलप हुआ है, चाहे इस पर देखो या इस पर देखो, ये फोर्स पर यूनिट, ये वाली लेंथ, अगर इसकी लेंथ अगर मैं L बोल देता हूं, अगर इसकी लेंथ L है, तो सरफेस टेंशन हमारा जो डिफाइन होता है, सरफेस टेंशन, अच्छा आपकी बुक में क्या से दे रखा है, S से दे रखा है कि T से दे रखा है, S से रिप्रेजेंट करा रहा है कि T से रिप्रेजेंट करा रहा है, डिपेंड करता है, हर बुक में अलग अलग करते हो। तो किससे करना है, S से करना है, T से करना है, सब में अलग अलग करते हैं, चलो हम S से चल लेते हैं, सरफेस टेंशन S से डिनोट करते हैं। तो सरफेस टेंशन हमारी जो डिफाइन होती है, सरफेस टेंशन S ये हो जाती है, ये वाला फोर्स सरफेस पर जो स्ट्रेचिंग फोर्स होता है, F क्या है यहाँ पर, F यहाँ पर आप बोल सकते हो सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है, इसको हम सरफेस टेंशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये तो डायग्राम से मैंने समझा रखा है आपको कि एक सिनेरियो ये है। अब हम इसी को देखेंगे, क्या करना है आपको, पहली बात तो कहाँ पे लगेगा, सरफेस पे लगेगा, सरफेस आइडेंटिफाई करो, सरफेस ही है ऊपर की, यहाँ पर कट करके देखो, एक सरफेस दूसरी वाले को खींच रही होगी, ये आप और अच्छा समझोगे किसमें, वो नहीं होते वो सोप सोप बबल, सोप
ओके, ठीक है। उसमें देखो वो खिंच जाता है, स्ट्रेच, सरफेस स्ट्रेच उसमें आराम से दिख जाता है। वो जो बैलून टाइप के बनते हैं, क्या बोलते हैं, बबल बनते हैं जो आपके, वो स्ट्रेचेबल टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है, कुछ वैसा ही सिनेरियो है। अब यहाँ पे सरफेस में खिंचाव आ चुका है, तो आप कट करके देखोगे, ऑब्वियस सी बात है, ये वाली सरफेस को अपनी ओर को खींची होगी और ये वाली सरफेस को अपनी ओर को खींचती है। अब इसी को हम अभी और देख लेंगे, अभी आगे जाके हम पर और भी मिल जाएंगे एग्जाम्पल। तो फिलहाल इतने को लिख लो, थोड़ा बेसिक आइडिया ले लो। इस केस में एल की वैल्यू 2r हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से डायमीटर के थ्रू कट करता हूँ तो एल की वैल्यू 2r आ जाएगी आपकी, ठीक है। लिख लो, इसको लिख लो। थोड़ा सा आइडिया लगा क्या? अभी आगे आगे और एग्जांपल लेते जाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। हो जाएगा तो बता देना, इसको इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हो गया, चलो मेरे ख्याल से हो गया होगा बाकियों का भी, ठीक है, तो क्या है सर? है ना। तो बाकी इसका नहीं हुआ, स्क्रीनशॉट खींच लें भाई, करते रहें, आगे बढ़ते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा सरफेस टेंशन फोर्स मैथमेटिकली? सरफेस टेंशन क्या होती है डिफाइन मैथमेटिकली? सरफेस टेंशन होती है डिफाइन सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसको दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, हम स्पेरिकल मान के चल रहे हैं, ये ड्रॉप है। अच्छा, ड्रॉप के लिए सरफेस क्या है? ड्रॉप के लिए सरफेस क्या है? अंदर पूरा का पूरा लिक्विड है, बाहर हवा है, तो सरफेस क्या है उसका? कर्व सरफेस, तो पूरी की पूरी सरफेस कहलाएगी आपकी। तो अब हमें इसमें जानना होता है, इसमें क्या होता है कि एक्सेस प्रेशर जानना होता है हमें, कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। वो सब तो कहानी बाद में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, इसको करेंगे कैसे? फिर से गेम है एफबीडी का। इसको कट कर लो, यहां से इसको कट कर लो। जब इसको कट करोगे तो मेरे ख्याल से किसी भी एक पार्ट को देख लो, मैं राइट पार्ट को देख रहा हूं, तो राइट पार्ट में कुछ ऐसा होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है, ये और ये सिनेरियो रहेगा आपका। ये हो जाएगा। अब इस पर फोर्सेस की बात करते हैं, ऑल्दो आपने फ्लूइड पढ़ी नहीं है, ठीक है, फिर भी आप सरफेस टेंशन का फोर्स बताओ, इस पर फोर्सेस कहां लगेंगे? सरफेस टेंशन के कहां पर लगेगा? सरफेस टेंशन के जो अभी तक हमने लगाए थे, एरो बनाए थे, वो एरो कहां बनेंगे इसमें? कहां बनेंगे? क्या वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में बनेंगे पाई आर स्क्वायर में?
क्या वो खाली पेरिफेरी पर बनेंगे? ये बताओ। पूरा क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में बनेंगे, पूरे एरिया में बनेंगे, कि खाली पेरिफेरी पर बनेंगे? दो चीजें हैं बस। खाली पेरिफेरी पर बनेंगे। ये तो बल्क था, ये तो अंदर की चीज तो बल्क के अंदर थी ना, ये थोड़ा सरफेस है, ये तो हमने कट करके देख रखा है, तब आ रखी है। इधर वाली लिक्विड इसको कैसे फोर्स लगाएगी? ऐसे 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 लगेंगे इस पर फोर्सेस, पेरिफेरी पर लगेंगे खाली, तो पेरीमीटर आएगा आपका। ये जो पूरे एरिया में नहीं लगेंगे, पूरे एरिया में ऐसे थोड़ा ना लगेंगे, सिर्फ पेरिफेरी पर लगेंगे आपके फोर्सेस। क्यों? क्योंकि सरफेस वो थी जो मीडियम को सेपरेट कर रही थी, बाहर हवा थी, अंदर पानी था। ये तो अभी आपने कट करके देख रखा है, ठीक है ना, तो वहां पर कुछ नहीं होता है। वहां पर क्या होगा, वहां पर भी एक फोर्स लगता है, वो अलग बात है। फिलहाल सरफेस टेंशन की बात करो। अच्छा, ये फोर्स तो लगा सरफेस टेंशन का, तो इसका नेट वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ये एफ की नेट वैल्यू कितनी आएगी? एफ बता दो। अगर एस इसका सरफेस टेंशन है और आर इसका रेडियस है, तो ये फोर्स कितना आ जाएगा बताओ? जैसा अभी हमने डिफाइन किया था, S into 2 एस इंटू 2 पाई आर। ये समझ में आता है क्या? सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। कौन सी लेंथ? ये वाली जितने में लग रहा है वो आपका। अच्छा, ये तो आ गया सरफेस टेंशन का फोर्स। इसमें किसी को दिक्कत है पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। इसके अलावा क्या होगा? बाहर से क्या है? बाहर से एयर है, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लगता है। क्या आपको प्रेशर पता है? प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की डेफिनेशन क्या है मैथमेटिकली? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना? तो क्या होगा, ऐसे करके लगता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो लगेगा उसके कारण जो फोर्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से आएंगे, ये लगेंगे एटमॉस्फेयर के कारण। ये आपका ड्यू टू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से पी नॉट। अब इसको विजुलाइज करो, एक 3D में है चीज, है ना? ये आपका, ये देख लो, ये हेलमेट है? इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, ऐसे ऐसे सब लग रहा है। अब जरा ध्यान दो, इधर से जो फोर्स लगेगा उसके भी दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे वाला आ जाएगा, ठीक है ना? इनफैक्ट कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, मतलब सिमेट्री मिलेगी आपको। इधर की साइड से जो होगा उसके दो कंपोनेंट, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा। सेम इधर का भी है, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। यहाँ से भी देखो कि यहाँ का कुछ होगा तो उसका सिमेट्री में यहाँ कहीं मिलेगा। इसका क्या होगा? इसका एक हॉरिजॉन्टल, एक ऐसे वर्टिकल। इसका भी ये नीचे वाले का भी एक ऊपर को आएगा, एक सामने को आएगा। तो देखो जरा पेयर, देखो पेयरों को देखो, एक का पेयर यहाँ कहीं मिलेगा नीचे की साइड, तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, नीचे वाले का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसका ऊपर को आ रहा है, इसका नीचे को आ रहा है। जो भी फोर्स आएगा प्रेशर का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको प्रोजेक्ट कर दो, प्रेशर इनटू एरिया कर दो। अभी समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये प्रेशर इनटू एरिया इंटीग्रेट करते जाओगे। प्रेशर कांस्टेंट है पूरे एरिया में, ठीक है, उसको पूरे एरिया में इंटीग्रेट करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है एरिया का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब ये वाला फेस एरिया दिखाई देगा आपको, ठीक है। पीडीए को यहाँ पर हम प्रेशर इनटू एरिया, छोटा एरिया ले लो डीए, तो उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट एड अप होते जाते हैं हॉरिजॉन्टल वाले। तो बेसिकली क्या हो जाता है, अब ये फोर्स को अगर हमें लिखना है तो एटमॉस्फेयर के कारण जो फोर्स आता है नेट, वो आता है पी नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है? अगर मैं इधर से लाइट मारूं इस पर, सामने क्या प्रोजेक्शन आएगा? सामने कितना प्रोजेक्शन आएगा भाई? है? तो सर्कल का आएगा। सर्कल का आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण मैं F1 बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अभी दिमाग पर रख लो यार, इतना बहुत ज्यादा अभी तुम लोग यहीं पर हो, सर्कुलर मोशन पर ही हो, रख लो इसको दिमाग पर। बाकी ये आपको जब उसमें पढ़ाया जाएगा, क्या बोलते हैं, आगे भी काम पर आ जाता है, थर्मो में काम आ जाता है, रेडिएशन के वहां पर आ जाता है, 12th में भी काम आएगा एक आध जगह।
तो ये समझ लेना, कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया काम आता है। ठीक है, आपको अभी प्रेशर पर ही ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रखे, हमने प्रेशर पे क्वेश्चन फ्लूइड में होते हैं आपके। तो ये सिनेरियो हो जाएगा ये। अच्छा, इधर का लिक्विड भी इसको धक्का मार रहा होगा। अब जैसे ये समझ लो, अगर यहाँ लिक्विड है पूरा कमरे में पूरा लिक्विड है, तो वो वॉल को बाहर को धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? ये आई बात समझ में? अगर कमरे के अंदर लिक्विड भरा होता है तो लिक्विड का फोर्स कैसे लगता है हर वो एक वॉल पर, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर धक्का मारता है, चाहे ऊपर वाला होगा ऊपर वाले को ऊपर को मारेगा, नीचे वाला होगा नीचे वाले को नीचे को मारेगा, इधर वाले को इधर को मारेगा, इधर वाले को इधर को। इतना समझ में आता है? यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है ना? तो उस प्रेशर को हम थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं। अगर इसके अंदर का जो प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर में मान लेता हूँ PIN मान लेता हूँ। इसके कारण क्या हो जाएगा, इसको F डैश बोल दो। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, अंदर के प्रेशर के कारण क्या होगा, जब इसने कट कर दिया है, अब लेफ्ट वाला पार्ट क्या बन गया है, एक्सटर्नल बन चुका है। अब लेफ्ट वाले पार्ट के लिए एक सरफेस है, तो लेफ्ट वाले पार्ट को धक्का मार रहा होगा। अगर मैं खाली इतना लेफ्ट वाले को देखूं तो लेफ्ट वाला हर एक बाउंड्री को बाहर को धक्का मारता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कमरे के अंदर पानी है तो हर वॉल को बाहर को धक्का मार रहा होगा, तो इतना पानी क्या करेगा कि सरफेस पर जो भी होता है उसको बाहर को मारता। अब यहाँ पर जो ये सेकंड पार्ट है इसको भी धक्का मारेगा उधर को। वो कितना होता है, वो अगर हम बात करें, एक फोर्स ऐसे भी आएगा प्रेशर के कारण। अब इसको दिमाग में रख ही लेना यार, अब कायदे से पहले पढ़ाना चाहिए आपको फ्लूइड। फ्लूइड नहीं पढ़ा रखा है तो इसको दिमाग पर रख लेना बस। प्रेशर, अंदर का प्रेशर हम पूरा कांस्टेंट मान के चलते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, आपने थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, पढ़ा है? डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। इतना समझ में आता है क्या? हाँ सर। डेप्थ में प्रेशर बढ़ते जाता है, लेकिन अब ड्रॉप है, कितनी बड़ी ड्रॉप होगी यार, कितना ही चेंज आएगा। तो हम अंदर का प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं। ये प्रेशर इनटू ये वाला एरिया, इस एरिया पर लग रहा है, पूरे एरिया पर लग रहा है यहाँ वाले पर, तो पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन गया एफबीडी ऑफ ड्रॉप। ये बन गया एफबीडी इसका। अच्छा, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम देखते हैं, अब इसका फ्रॉम इक्विलिब्रियम से क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। PIN इंटू पाई आर स्क्वायर, अच्छा डेरिवेशन आता है, स्कूल में आता है डेरिवेशन, इज इक्वल टू P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस ये सरफेस टेंशन का फोर्स। तो कितना हो गया, PIN इंटू पाई आर स्क्वायर। इनफैक्ट ऐसा लिख लो उसको, PIN माइनस P नॉट, इधर ले आओ उसको, पाई आर स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है, S इंटू टू पाई आर, S इंटू टू पाई आर। ये सिनेरियो हो जाएगा। अब यहां से देखोगे इसको तो PIN माइनस P नॉट कितना आ गया, 2S अपॉन R बन गया है। इसको बोला जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। तो प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कितना होगा, P नॉट को उधर भेज दो। तो देखा जाए एक्सेस प्रेशर क्यों, किसके कंपेरिजन में एक्सेस, एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में। एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, अंदर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर का कर लो, इतना एक्स्ट्रा आता है आपका। तो अगर ये सरफेस टेंशन नहीं होता तो अंदर और बाहर सेम प्रेशर रहता। सरफेस टेंशन के कारण अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा आता है। कितना ज्यादा आता है, 2S अपॉन R। अरे आ गई बात समझ में? ये बोर्ड में आएगा आपके डेरिवेशन, और ये आपके मेंस के लिए भी काम का है, रिजल्ट काम का है। लिख लो, उसको लिख लो।
सरफेस बैंड क्यों होती है? अगर सरफेस के मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्म कहाँ लग रहा था भाई सरफेस के? यार एक बात बताओ, एक क्वेश्चन किया था क्या? एक रस्सी है, दो दोस्त उसको खींच रहे हैं, एक इधर से एक इधर से, लेफ्ट और राइट से दोनों से खींच रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट से दोनों से खींच रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रस्सी को सीधा करने के लिए? एक रस्सी को बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है? सर हाँ भाई, इनफाइनाइट। उसकी कहानी पता है ना, इन्फिनाइट क्यों लगाना पड़ता है? क्या था क्वेश्चन? सर। अरे भाई, अगर परफेक्टली रस्सी स्ट्रेट हो जाएगी तो एमजी को कौन बैलेंस करेगा, इसके वजन को कौन बैलेंस करेगा? तो रस्सी को थोड़ा तो झुकाव पर आना ही पड़ेगा ना, तब जाके आप कहीं भी कट करोगे टेंशन का एक कंपोनेंट, कहीं से भी कट कर लो, मान लो इतना ही पार्ट है, इसको कट कर लिया आपने दोनों साइड से, तो टेंशन का एक कंपोनेंट तो ऊपर को आएगा जो एमजी को बैलेंस करेगा। रस्सी कभी भी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते हो आप, कभी नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज है, वो जो सरफेस पर जो नीचे नीचे को फोर्स लग रहे थे उनके कारण सरफेस बेंड हो जाती है। तो प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कितना हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कितना, अगर पहले तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर, फिर प्रेशर इनसाइड ड्रॉप कितना हो जाएगा? प्रेशर इनसाइड ड्रॉप इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर, पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर। हो जाएगा तो बता देना। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, चलो, जिसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट खींच ले भाई, जिसका नहीं हुआ है वो स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक है, मिटा देते हैं, चलो। अच्छा, फिर ड्रॉप के बाद आता है बबल। ड्रॉप के बाद आएगा आपका बबल, कि भाई बबल में क्या सिनेरियो होता है। अच्छा, बबल में क्या सिनेरियो होता है? बबल में क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी बबल में, बताओ। बबल और ड्रॉप में क्या फर्क है? बबल के अंदर हवा रहता है। हवा है, तो अगर मैं इसको कट करता हूं, क्या आपको नहीं लगता यहां पर दो सरफेसेस होंगी, एक बबल के अंदर की सरफेस है, एक बबल के बाहर की सरफेस है। सरफेस की डेफिनेशन क्या बोला था? जो मीडियम को सेपरेट करे, हवा, अंदर ऑयल, फिर हवा, तो अंदर का हवा और ऑयल, फिर ऑयल और हवा, तो दो सरफेस बन जाएंगी, एक अंदर की सरफेस, एक आउटर सरफेस। ड्रॉप में लेकिन एक ही था, ड्रॉप में सीधे बाहर था हवा, अंदर पानी है पूरा। इसमें हवा, ऑयल, पानी, ऑयल बबल जिसका भी है, ऑयल, सोप, जो भी है आपका, ठीक है ना। तो दो सरफेस का वो हो जाता है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स यहां पर कैसे लग जाएगा? अगर हम रेडियस को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, सॉरी क्या बोलोगे उसको, थिकनेस, बबल की थिकनेस कितनी होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो यहां पर से s इंटू 2πr जो हम कर रहे थे अभी तक, प्लस s इंटू 2πr, ये समझ में आया क्या?
हाँ भाई, इतना क्लियर हाँ है क्या? सर। ठीक है, बाहर वाला वही चलेगा, बाहर वाले का सिनेरियो वही है, बाहर वाला वैसे ही चल रहा था। पी नॉट इंटू कितना बन गया नेट, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल फोर्स बन जाएगा नेट, नेट फोर्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगा, इसका नेट फोर्स ऐसे आ जाएगा, किसका, सरफेस टेंशन का, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स अगर बोले तो ऐसे करके आ जाएगा। अब बात बची अंदर की हवा कैसे लगाएगी, चलो बताओ, विजुलाइज करो जरा, अंदर की हवा बबल पर कैसे फोर्सेस लगा रही होगी, अंदर हवा है तो, और हमने बबल का एफडी बना रखा है, अंदर की हवा बबल पर कैसे लगाएगी फोर्स, एटमॉस्फेयर के डायरेक्शन के उल्टे हमें। एटमॉस्फेयर के उल्टे डायरेक्शन में लगा देगी, जैसे एटमॉस्फेयर का लग रहा है फोर्स, कहां पर लगाएगी, सरफेस पर, यहां पर, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे एटमॉस्फेयर का बाहर से लग रहा है वैसे ही ये अंदर से लगाएगी, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका भी अगर नेट बोलोगे बिल्कुल सेम मैनर में, नेट इसका कितना आ जाएगा, इसका नेट अंदर वाले का कितना आ जाएगा, अंदर वाले का नेट हॉरिजॉन्टल में आएगा कि नहीं आएगा, ये वाले का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिमेट्री मिलेगी, सिमेट्री मिलेगी, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल, हॉरिजॉन्टल मान लग जाएंगे। तो ओवरऑल जैसे बाहर वाले का पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर है, वैसे ही अंदर वाले का पी आई एन अंदर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। ये समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बस बैलेंस कर लो, अब कुछ बचा ही नहीं, अगर इतना समझ में, एफबीडी समझ में आ गया तो हो गया, कहानी खत्म। और ये दोनों डेरिवेशन स्कूल में आते हैं, कोई तो आएगा इसमें से एक। तो इक्विलिब्रियम को अगर हम देखते हैं, फ्रॉम इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एस इंटू टू पाई आर, इसका दुगना प्लस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी इनसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, क्या फर्क आ गया, बस फर्क सिर्फ इतना आया है, पी आई माइनस पी नॉट 4s अपॉन आर बन जाएगा। दो सरफेस के चलते यहाँ पर 2 की जगह पर 4 आ गया है आपका। ये बोला जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। ठीक है, हो गया सर। हो गया ना। अच्छा, प्रेशर इनसाइड बबल क्या हो जाएगा, इसको वहां भेज देना, पी नॉट प्लस 4s अपॉन आर। हाँ भाई, बाकी लोग भी लिख लो। हो गया सर। हो गया, हो गया चलो ठीक है जी, इसका बचा है स्क्रीनशॉट खींच लो। चलो, एक क्वेश्चन भी करा देता हूं आपको, कराने को तो बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं, लेकिन एक कराता हूं, बाकी क्या है फिर वो, फिर तो पूरा जेई का ही पढ़ाना हो जाएगा, तो आईआईटी के लिए पढ़ाना हो जाएगा वो, तो इतना ही रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी दिमाग पर रखना, ये दोनों में कॉमन है तो खैर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये रॉड है, इसकी लेंथ है एल, रॉड है, इसकी लेंथ है एल, यहां से यहां तक की। तो आपसे पूछेगा, ये आपकी सोप फिल्म है, यहां पर कुछ, ये आपका सोप फिल्म दे रखी है ना, सोप फिल्म समझ गए ना, जैसे वही आपका पानी वो सोप वाला वो डिप करके उसमें जो लेयर बन जाती है ऐसे करके,
तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पड़ा हुआ है। अच्छा, रॉड का अगर आप मास लेना चाहते हो मास ले लो, या फिर आप रॉड को मासलेस बनाना चाहते हो तो मासलेस बना लो। रॉड मासलेस है तो कहेगा इस पर आप नीचे को फोर्स लगा रहे हो, फाइंड इसका सरफेस टेंशन एस दे रखा है, सोप फिल्म जिसका सरफेस टेंशन एस है। अच्छा, फाइंड एफ required to balance the rod, required to balance the rod। बताओ भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये रॉड बैलेंस हो जाए। क्या करोगे, रॉड का एफबीडी बना दो। क्या करोगे, रॉड का एफबीडी बना दो। रॉड का एफबीडी बनाओगे तो बताओ क्या क्या लगेगा इसमें। रॉड का एफबीडी बनाओगे तो क्या क्या फोर्स लगे। एक तो एफ लगा नीचे को, सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा और कितना लगेगा। इसको हटाओगे ना, सर सोप फिल्म अपनी ओर को खींचना चाह रही होगी इसको, सोप फिल्म अपनी ओर को खींचना चाह रही होगी तो कितना लग जाएगा सरफेस टेंशन का, एस इंटू एल। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एस इंटू एल। समझ में आया इतना, क्लियर है। हाँ सर। क्या क्लियर है इसमें, कुछ क्लियर नहीं है। हाँ सर क्लियर है। अब दो सरफेस बन रही है, दो सरफेस फिल्म है वो, एक इधर की है एक इधर की सरफेस, ऐसे मानो इसको। ये एफ लग रहा है, साइड से देखूंगा तो एस इंटू एल ऐसे लगेगा, एस इंटू एल ऐसे लगेगा। सोप फिल्म है वो दो सरफेस बना के चलता है, दो साइड से सरफेस है। तो आप जब इसको ऐसे देख लो, आप मान लो ये सिनेरियो हो गया आपका, ये रॉड है ऐसे करके बैलेंस हो रही है, तो इस तरीके का सिनेरियो है, बैलेंस है। जब आप इसका एफबीडी बना रहे हो रॉड का, इस पर नीचे को भी एफ लगा रहे हो, ये आपकी सरफेस है, तो यहां से कट करके देखोगे एक सरफेस ये भी ऊपर को खींचेगी, ये वाली सरफेस भी ऊपर को खींचेगी, तो यहाँ पर एक नहीं आएगा, यहाँ पर दो एस इंटू एल आएंगे। बाकी तो कहानी सिंपल है भाई, एफ इज इक्वल टू टू एस एल, टू एस इंटू एल। अब मान लो वजन होता रॉड में तो mg का और फोर्स आ जाता। हाँ, रॉड का थिकनेस नेग्लिजिबल है, और थिकनेस नेग्लिजिबल नहीं भी हुआ तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेयर तो दो ही बनने वाली है। ठीक है, उसको अगर इवेंचुअली कट करके देखोगे, यहाँ से कट करके देखोगे, वो लेयर तो ऐसी आएंगी ना। अगर थिकनेस है भी तो इसके राउंड राउंड होके ऐसे जाएगा, लेकिन यहीं से कट करो ना, यहाँ से कट कर लो तो सरफेस टेंशन के फोर्स आएंगे तो ऊपर कोई, तो थिकनेस के बारे में ज्यादा बात होती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कहीं ये क्या है, ये वायर का फ्रेम है, ये वायर का फ्रेम है जिसमें ये बन रखा है, सोप की फिल्म लगा रखी है और ये रॉड लगा रखी है बैलेंस करने के लिए वर्टिकल में। अगर वेट को कंसीडर करना होता है तो mg और लगा दो, तो अगर mg लगाओगे तो क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है, फाइंड सरफेस टेंशन सच दैट द रॉड इज बैलेंस इन द गिवन कंडीशन। तो mg इज इक्वल टू 2sl, बस निकाल लेगा, या तो m निकलवाएगा या s निकलवाएगा आपसे। अरे भाई एफपीडी समझ में आया। अच्छा 2sl भाई दो सरफेस बनेंगी, वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। सोप फिल्म है, फिल्म ये फिल्म है, बस छोड़ो, फिल्म की दो सरफेस है, एक ये वाली एक ये वाली। तो जब आप इसको यहाँ से कट करोगे तो ये वाली सरफेस भी उसको ऊपर को खींचेगी और ये वाली सरफेस भी ऊपर को खींचेगी, खाली एक ही सरफेस थोड़ा ना खींचेगी ऊपर को। तो इसलिए आपका एस इंटू एल और एस इंटू एल दो बार आएंगे, जैसे आपका बबल में था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट पे आते हैं। बबल के अंदर, बबल के अंदर, रॉड बबल के अंदर। अरे रॉड बबल के अंदर नहीं डालोगे यार, रॉड बबल के अंदर डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी रॉड को। ये अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन है। बस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर दो सरफेस वाली चीज वैसी ही है जैसी बबल में थी।
Okay. फिर अगला आता है आपका कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एनर्जी का। तो सरफेस एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखो अभी इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे करे जा सकते हैं, थ्योरी इतना ही होता है, एक आधे थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाते हैं इसमें, जितना अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ पर क्वेश्चन और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, डेरिवेशन के नाम पर दो आता है, ड्रॉप और बबल। एक क्वेश्चन करा दिया, तो एक और कर लो। ये है ये दे रखा है आपको, ये लिक्विड है, इस पर आपने क्या रख रखा है, इसमें आपने एक वो यही है मार्कर, ये मार्कर ऐसे करके रखा है, लेकिन बहुत पतला मार्कर है, वो बैलेंस है, जिसके कारण सरफेस डिप हुई है। इतनी ज्यादा डिप नहीं होती है, लेकिन मैंने उसको कर लिया है आपका, ज्यादा दिखाने के लिए इतना ज्यादा डिप करा दिया है। ये रॉड के लिए दे रखा है, रॉड के लिए मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। ये कहीं इस्तेमाल हुआ क्या मास पर यूनिट लेंथ अभी तक? हाँ किया होगा यूज, कहीं कर लिया गया अभी तक? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें बताना है आपको, या तो ये एंगल पूछेगा आपसे कि भाई ये एंगल एंगल में बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल दे देगा। आपसे कहेगा इसमें अगर ये इसका सरफेस टेंशन एस है, तो आपसे कहेगा फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एस एंड लैम्डा, और सिंपली आपका फाइंड थीटा बोल देगा, फाइंड थीटा when rod is in equilibrium, when rod is in equilibrium। अब होगा क्या इसमें, ये मैंने यहां से दिखा रहा हूँ डायग्राम, एक्चुअल में डायग्राम कैसा जाएगा? एक्चुअल में तो ये डायग्राम अगर हम 3D में देखें तो डायग्राम 3D में तो ये है, ये करके कुछ ऐसे करके बना होगा ना, ये होगा ये होगा ये होगा, ऊपर अगर देखोगे तो ये करके रॉड ऐसे डिपिंग पोजीशन पे होगी, उसके बाद ये आपका ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, उसको सरफेस को डिप करवा रही है रॉड, तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बना होगा ये करके। अरे विजुलाइज हो गया क्या हो रहा है? तो ये बताओ इसमें कैसे करोगे? रॉड का एफबीडी बता दो। ये रॉड है, रॉड का एफबीडी बता दो, क्या क्या लगेगा? देखो सबसे पहले तो आ जाएगा mg। अब m को कैसे लिखोगे? मास पर यूनिट लेंथ, मान लो l लेंथ ले ली, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आप ये बोल सकते हो, यहां पर लिख लेता हूं, कंसीडर l लेंथ ऑफ रॉड, l लेंथ ऑफ रॉड, कंसीडर l लेंथ ऑफ रॉड। तो इस पर क्या होगा, mg का फोर्स ऐसे लगा, और कौन सा लगेगा भाई इस पर फोर्स, और फोर्स, अरे भाई बाकी फोर्स की तो बता दो। नॉर्मल। सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगा रॉड पर? सरफेस कैसे फोर्स लगा रही होगी रॉड को? दोनों सरफेस से एक एक साइड से, दोनों सरफेस के एक एक साइड से खींचेंगे दोनों। एक एक साइड से, कहां को लगाएगी, डायरेक्शन? उसके पैर ऐसे, हाँ ठीक है ना, यहां लगा s इंटू एल, यहां भी लगा s इंटू एल लगा। अब सरफेस टेंशन का फोर्स इतना लग गया है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स s इंटू एल ऐसा लग गया है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, थीटा है, ठीक है ना, थीटा है, थीटा है, बैलेंस कर लो इसको,
निकाल लो रिलेशन, क्या आएगा रिलेशन बताओ। एल लेंथ ले लेते हो तो लैम्डा इंटू एल, पहली बात तो मास इतना बन जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है तो एल लेंथ का मास इतना आ जाएगा, ये mg बन गया। बाकी कहानी क्या हो जाएगी, एस एल का कॉस थीटा, एस एल का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर को कितना आ जाएगा, ऊपर को आ जाएगा 2SL साइन थीटा, और नीचे को आ गया है आपका लैम्डा एल इंटू जी। तो 2SL साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा एल इंटू जी। एल कट जाएगा देखो अपने आप ही, तो साइन थीटा कितना बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2S इंटू जी, ये बन जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाता है। अच्छा, जनरली ये एंगल बहुत छोटा होता है, जनरली एंगल बहुत छोटा होता है, जनरली थीटा इज स्मॉल, थीटा जो होता है वो स्मॉल होता है, तो साइन थीटा को आप टेन थीटा भी लिख सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी बनाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि यार अगर ये x है, ये डिस्टेंस y है, ये x है, ये डिस्टेंस y है, तो बताओ x कितना है, कितना डिप हुआ होगा सरफेस में। तो यहां से इसको x अपॉन y भी बना सकते हो आप, यहां से इसको x अपॉन y भी बना सकते हो, तो इस तरीके से प्रॉब्लम डील हो जाती है। लिख लो लिख लो। बढ़े आगे। Yes, sir. देखो भाई इसका आगे क्या होगा, इसका आगे हेडिंग डाल लो सरफेस एनर्जी, हेडिंग डाल लो सरफेस एनर्जी। अगले हेडिंग डाल लो सरफेस एनर्जी। देखो होता क्या है, सरफेस एनर्जी कैसे डिफाइन होती है, सरफेस एनर्जी बोल दो और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, बात एक ही होती है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी।
देखो हम कैसे करते हैं इसको, ये ले रखा हमने, ये क्या है, फिर से हमने फिल्म ले ली, वही वाला क्वेश्चन है जैसे वो था। हमने क्या किया इसकी लेंथ मान ली x, इसकी लेंथ मान ली ऐसे करके l लेंथ का था, तो रॉड भी l लेंथ की होगी। तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना लगेगा, 2SL, है ना, S इंटू 2L लग जाएगा, मतलब S इंटू एल प्लस S इंटू एल। तो चाहे तो ऐसे करके लिख लो SL प्लस SL, और नीचे को फोर्स लगाया आपने एक F। आप क्या कर रहे हो, आप इसको खींच रहे हो यहां से, आप इसको x जब था x से आपने इसको खींच के dx इतना खींच दिया है, ठीक है। आपको याद है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन माइनस डी यू, है ना। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पर कौन काम कर रहा है जब इसको खींच रहे हो, तो वर्क डन बाय सरफेस टेंशन, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, -2SL dx इज इक्वल टू माइनस का डी यू। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही आपका जो सरफेस टेंशन का फोर्स होता है कंजर्वेटिव होता है नेचर में। तो इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन इतना आ गया इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। छोटा dx ले रखा है तो यहाँ du आ जाएगा, ज्यादा लेते तो वो आ जाता। अब du की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 भी छोड़ो, जरा ध्यान देना, s इंटू 2L इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं। अच्छा, इसको dx खींचने से इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया, इसको अगर मैं dx खींचता हूं तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया इसका, बताओ बताओ बताओ, बराबर बताओ, सरफेस एरिया कितना बढ़ चुका है। अरे भाई इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, dx खींच दूंगा तो इंक्रीज कितना आ गया, चेंज कितना आ गया, L L dx। लेकिन सरफेस में कितने का, एरिया में सरफेस कितनी सरफेस है यहाँ पर, तो दो सरफेस हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसमें एरिया में यही इंक्रीमेंट आ रखा है, एरिया में इंक्रीमेंट आ गया है 2Ldx का, LdX का नहीं आया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया एरिया, ये आपका L इंटू dx प्लस L इंटू dx आएगा। समझ में आया, दो सरफेसेस हैं इसलिए आपका जो ओवरऑल इंक्रीज आएगा वो इतना आ जाएगा। इसी को मैं dA बोल रहा हूं कि सरफेस में कितना का इंक्रीमेंट हो गया। पहले कितना था, LX नहीं था, 2LX था, क्योंकि सोप फिल्म है, मैंने सोप फिल्म मान रखी है आपकी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन आएगा वहां पर एक ही सरफेस होगी, तो फिर उसको इस प्रॉब्लम को कैसे रिलेट करोगे, तो यहाँ पर सीधे एरिया ही मान लो ना, एरिया मान लो, क्योंकि दो सरफेस हैं तो इसी को एरिया मान लो, तो वहां पे एक होगी तो वो एरिया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सिनेरियो। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, सरफेस टेंशन कांस्टेंट होती है तो u इज इक्वल टू आपका s इंटू ए बन जाता है, ठीक है। कहीं से कहीं तक लिमिट लगा लो या फिर सीधे ही आपका s इंटू ए, तो ये हो जाता है। अब यहां से अगर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे, सरफेस टेंशन हो जाती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, यहां से सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। दूसरी डेफिनेशन, जैसे वहां था फोर्स पर यूनिट लेंथ भी आ रहा था, यहां से सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ये हो जाता है आपका। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, एक तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाता है, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन कितना ही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो कहता है यार तुमने वो भी नहीं पढ़ा होगा, हाँ ये बोल दो आपका 1000 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस
R and surface tension S, surface tension S collapse so as to form bigger drop. Find the energy released. Find the energy released. यही सबसे कॉमन क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है, 2-3 बार मेंस में आ चुका है। मेंस में मतलब एआई ट्रिपल भी इंक्लूड कर लो पुराना, और 2-3 बार आ चुका है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करोगे इसको? पहली बात तो जो बड़ी रॉड बन रही है, सॉरी बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 1000 into 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi r cube? हाँ भाई, ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर। ये तो आसान चीज है, तो समझ में आई गई होगी। तो रेडियस कितनी आ गई? 10r आ गई। देखो बाकी सारे टर्म कटेंगे, 4/3 पाई 4/3 रूट ले लो दोनों साइड। इसलिए 1000 दिया होता है आपको, 100 नहीं देते, 10 नहीं देते। उसमें करोगे तो 10 की पावर आ जाएगी कुछ, तो मैंने सिंपल बना रखा है। ये हो गया आपका। कभी 1000 ड्रॉप करके क्वेश्चन आया, कभी कहता है n ड्रॉप्स, n स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ रेडियस r, ये कोलैप्स टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर, तो वहां पे n के टर्म्स में आंसर आता है ये। अब इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी थी? u इनिशियल कितनी थी? इनिशियल सरफेस एनर्जी थी आपकी, क्या है सरफेस एनर्जी डिफाइन? s इंटू एरिया, तो s इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू 1000। पहले एनर्जी इतनी थी, ui इतना था, इनिशियल सरफेस एनर्जी। अच्छा, बाद में कितनी हो जाएगी? फाइनली कितनी हो जाएगी? फाइनली सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी? s इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। R को यहां से खोलोगे तो मेरे ख्याल से s इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा। अब शुरू में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बाद में पोटेंशियल एनर्जी कम है, दिखाई दे रहा है। ये फाइनल वाली हो गई, फाइनल सरफेस एनर्जी। तो कितने की कमी आ गई है पोटेंशियल एनर्जी में? जो कमी आ रखी है वो कहाँ गई होगी? जो लॉस होता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड। उतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इनफैक्ट ये रिलीज की भी बात करेंगे, वो एज अ हीट मिलती है। अब थर्मो वाला चैप्टर आता है तो वहां पे से एक स्टेप और बढ़ जाता है, वो हीट के फॉर्म में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ देता है कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहां पर एक फॉर्मूला आता है ms डेल्टा टी। पढ़ा है क्या स्पेसिफिक हीट वगैरह कभी 9th क्लास में? है केवीपी में MS पढ़ा। अरे बहुत सही, सबने पढ़ लिया क्या? तो पहले तो एनर्जी रिलीज निकाल दो। एनर्जी रिलीज कितनी हो गई है? एनर्जी रिलीज्ड ये हो गया आपका, देखो सबट्रैक्ट करोगे तो 900 इंटू s इंटू 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। ये ऑब्टेन्ड एज हीट। हाँ वहां पर कैलोरीमेट्री पढ़ लिया होगा ना, ऑब्टेन्ड एंड हीट। हेंस दिस शुड बी इक्वल टू m इंटू, अब ये वाला सरफेस टेंशन का है s, यहां पर स्पेसिफिक हीट का s आएगा डेल्टा टी। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछ देता है कितना टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आएगा, और आ सकता है कभी में क्वेश्चन। ठीक है, तो डेल्टा टी आप ये बोल सकते हो कि यहां पर लिख लेना, डेल्टा टी इज इक्वल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ बबल, टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप। ये हो जाएगा आपका, m मास है, s स्पेसिफिक, ये है आपकी स्पेसिफिक हीट, m उसका मास है, टोटल मास। चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, मास तो सेम ही रहेगा। चलो कर लो, इसको कॉपी कर लो।
बरले हो गया सर। देखो अगला क्या आता है इसमें, सरफेस एनर्जी पर तो यही क्वेश्चन होता है प्रमुख। फिर आपका आता है कांटेक्ट एंगल, कैपिलरी और कांटेक्ट एंगल। तो कांटेक्ट एंगल क्या होता है? तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको डेफिनेशन के लिए। यार आप अब जो भी है आपकी एनसीईआरटी है या फिर वो है उसको उससे लिख लेना, स्कूल में नंबर उससे ही आते हैं आपके। तो समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ पर कांटेक्ट एंगल का। देखो होता क्या है, ये रखिए आपने प्लेट, ये प्लेट पर आपने रखा है ड्रॉप है, प्लेट पर आपने ड्रॉप रख ली। तो जो ड्रॉप है क्या करते हो आप, यहां पर एक तो कॉमन टेंजेंट पकड़ो, दोनों उसके लिए कॉमन टेंजेंट ये बनी, और एक सरफेस पर, यहां पर सरफेस पे एक टेंजेंट खींच दो, जहां पर भी दोनों का वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, एंड हो रहे हैं, जहां पर लिक्विड है उसका प्लेट का वो है कॉन्टैक्ट है, वहां पर क्या करो, वहां पर दो टेंजेंट खींचो, एक तो ये वाली ऐसे करके, एक ये वाली टेंजेंट जो कि प्लेट की ओर को आए, अंदर को आए, लिक्विड की ओर को आ जाए, एक ऐसे करके। तो ये वाला एंगल कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 3 केसेस होते हैं, या तो ये होगा थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, 90 से ज्यादा होगी, 90 के बराबर होगी, बस 3 ही केसेस होते हैं। ये केस है आपका वाटर एंड ग्लास का कॉम्बिनेशन, वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन में क्या होता है, थीटा जो आता है, थीटा जो आता है वो लेस देन आता है 90 डिग्री। अब इसी को मैं अगर कैपिलरी कैलकुलेट में, कैपिलरी क्या होती है पता है थोड़ा बहुत, एक ट्यूब होती है, इसको लिक्विड में डिप करो, उसमें राइस करता है लिक्विड सरफेस टेंशन के कारण, लेकिन वो हर एक किसी में नहीं दिखेगा आपको, रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए उसका, रेडियस बहुत छोटा होना चाहिए तब वो राइस करता है। तो अगर हम बात करें इसमें अगर इसमें बात करें तो इसमें ऐसे बन जाता है, ये ऐसे करके रखा होगा आपने लिक्विड में, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ऐसे करके राइस कर जाएगा। इसमें कांटेक्ट एंगल कैसे ढूंढोगे, इसमें कांटेक्ट एंगल क्या होता है, यहाँ पर टेंजेंट खींची, कहाँ को, टुवर्ड्स लिक्विड, कहाँ को, टुवर्ड्स लिक्विड। देखो कांटेक्ट एंगल का काम यही आना है बस, और कहीं नहीं आने वाला। यहाँ को, और दूसरी टेंजेंट खींची आपने ये वाली, लेकिन एरो कहाँ को बनाओगे, फिर से लिक्विड की ओर, फिर से आप लिक्विड की ओर पे बनाते हो। ठीक है, आप बाहर को नहीं लेते हो, मटेरियल के बाहर नहीं जा रहे हो, आएगा लिक्विड की ओर को, ये भी लिक्विड की ओर को, ये भी लिक्विड की ओर को। अब इसमें तो आपने लाइन है तो चलो खींच दी, अब एरो कहाँ को बनाओगे, एंगल कौन सा मेजर कर लोगे, ये वाला भी मेजर कर सकते थे, लेकिन ये वाला मेजर करना है, तो दोनों लिक्विड की ओर को आए, तो ये बन जाता है। तो कैपिलरी में जब इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस जब थीटा 90 होगा, थीटा 90 डिग्री होगा, ये प्लेट ऐसे है, इस पर ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, थीटा 90 आ गया। ये होता है आपका सिल्वर, सिल्वर और ग्लास का होता है शायद, पता नहीं, एक बार एनसीईआरटी में एग्जांपल देख लेना शायद, ग्लास ऑन सिल्वर प्लेट होता है क्या, सॉरी ये क्या बोलते हैं, वाटर और सिल्वर प्लेट का होता है शायद, देख लेना, इसका मैं श्योर नहीं हुआ, इसके लिए एग्जांपल देख लेना।
बाकी इसमें कैसे बनेगा, इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें ऐसे रहेगा, इस लेवल पर रहता है ऐसे करके, एक ये गई एक ये गई 90 डिग्री, तो इसमें राइज नहीं करेगा आपका, इतना ही रहता है। तो राइजिंग कितना राइज कर रहा है, वो बेसिकली एक्यूट एंगल वालों में राइज करता है। अब वो भी क्यों होता है वो भी अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। तीसरा, जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, तीसरा जब थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये सरफेस बनती है कुछ इस तरीके से, ये होता है, ये हो जाती है मरकरी और ग्लास। जब मरकरी की ड्रॉपलेट रखते हो ना इसमें प्लेट में, ग्लास प्लेट में मरकरी की ड्रॉपलेट रखो, वो ऐसा शेप बनाती है। वाटर भी बनाता है, वाटर ऐसे फैलता है, उसमें देखोगे आप, उसमें रखोगे तो वाटर का शेप ऐसा आएगा, एक दो ड्रॉप देखना। लेकिन वाटर कुछ उसमें देखा है आपने, कुछ 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 पत्तों में जब ड्रॉपलेट होती है, वहां पर वो कुछ कुछ ऐसे नहीं फैलेगा, ओवल शेप लेने की कोशिश करता है, कुछ कुछ पत्तों में होता है, वो लीव्स में होता है। और कहाँ देखा होगा, और कहीं देखा है क्या, जेली को देखो, जेली जेली नहीं, जेली नहीं, अरे कुछ पत्तों में देखा है क्या, लीव्स में, लीव्स में अगर वाटर ड्रॉपलेट होती है वो वाला शेप लेती है, ये वाला शेप नहीं लेती, इस टाइप का लेती है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो प्रॉपर्टी दोनों की होता है, वो खाली लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसके साथ जो कॉन्टैक्ट में है उसकी भी प्रॉपर्टी है, तो दोनों की प्रॉपर्टी पे चलता है। सरफेस टेंशन जबकि प्रॉपर्टी पूरी की पूरी लिक्विड की होती है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, टेंजेंट खींची ये इधर को, एक यहाँ को खींचना, एक यहाँ को खींचते हैं, तो ये वाला एंगल बना आपका कॉन्टैक्ट एंगल। तो तीन ही केसेस है, इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। अगर इसमें बोला जाए तो इसमें इसका होता है मरकरी, मरकरी और ग्लास का कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया आपका ये। इसमें क्या करता है, ऐसे सरफेस बनेगी, ऐसे बनेगी, एक टेंजेंट ये गई नीचे को, एक टेंजेंट ये गई ऐसे करके, तो इसमें सरफेस डिप करती है, इसमें नीचे आता है, नीचे डिप करती है, इसमें राइस, जैसे इसमें राइस कर रहा है, इसमें नीचे को डिप करती है सरफेस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये नीचे को आया एक टेंजेंट, एक टेंजेंट ये गई, तो ये वाला एंगल, ये कॉन्टैक्ट एंगल होता है इस केस में। तो ये तीन केसेस हैं अलग अलग, लिख लो, इसको लिख लो, बना लो।
हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसमें बचा हुआ है कैपिलरी। अगला आपका आता है कैपिलरी, कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी। ठीक है, तो होता क्या है कैपिलरी ट्यूब में, आपका लिक्विड है, जब आप बहुत ही पतले डायमीटर का जब इसमें ट्यूब इंसर्ट करते हो, ओपन होता है बॉटम से, तो ये राइज कर जाता है, ऐसे करके बनता है लिक्विड, यहां तक राइज कर जाएगा। अच्छा, ये राइज क्यों करता है? अगर हम इसके एफपीडी को देखें, मान लो एच हाइट तक राइज कर गया, अपने को क्वेश्चन आता है भाई ये क्यों राइज कर रहा है, इतना क्या हो रहा है ऐसा। अगर हम इससे बात करें तो इसी को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो इसका शेप आपको ऐसा दिखाई देगा, ये हो गया। ठीक है, यहां से लेके कहां तक था, इस लेवल तक। आपने क्या किया, अब जरा ध्यान से देखना, सरफेस, इसकी सरफेस पहचानो, सरफेस ऐसे करके होगी, तो ग्लास पर सरफेस पर कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी ग्लास पर, ग्लास को अंदर को खींच रही होगी, ग्लास को अपनी ओर को खींच रही होगी टेंजेंशियली। तो ग्लास इसको कैसे खींच रहा होगा, मैं इतने का एफबीडी बनाना चाह रहा हूं, तो ग्लास इसको उतने ही फोर्स से बाहर को खींच रहा होगा, ऐसे ऐसे करके। और ये ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये एक्चुअल में सब जगहों से होगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हो, बॉल टाइप की बन जाएगी, पूरा ट्यूब है वो। अरे आई बात समझ में? तो अगर ये ग्लास को सरफेस ऐसे करके बनी हुई है, तो ग्लास को अपनी ओर को खींचेगा ऐसे, इधर से, तो ग्लास भी इसको अपनी ओर को खींचेगा। क्योंकि हम ग्लास का एफबीडी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, इस बार इंटरेस्टेड है जो लिक्विड राइज किया हुआ है। तो भाई इस पर कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, अच्छा क्या होता है, ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्टैक्ट एंगल होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्या आप बता सकते हो सरफेस टेंशन फोर्स कितना आ रहा होगा, ये सरफेस टेंशन का फोर्स कितना आएगा, एस इंटू, हाँ भाई तो बता दो, शर्माओ मत, एस इंटू 2πr, इस पे तो लगेगा, पेरिफेरी पे लगेगा ना, तो एस इंटू 2πr ये। अच्छा, इसको भी अगर हम देखें तो अब इसको अलग से देख लो, तो एस इंटू 2πr का ऊपर वो कंपोनेंट आ जाएगा एस इंटू 2πr कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वाले कोण ये वो होगा स्पेरिकल टाइप का, तो वर्टिकल कंपोनेंट एडअप होते जाएंगे। अब ये मत कहना कि दूसरी साइड से कौन लगाया, अरे दूसरी साइड से नहीं है, एस इंटू 2πr पूरा सब मिला के है, ऐसे करके एस इंटू 2πr ऐसे करके आ रहा होगा पूरे उसमें, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट और उसका हॉरिजॉन्टल करोगे सब फैल जाएंगे, तो कैंसिल हो जाएगा सब, और वर्टिकल एडअप करोगे तो वर्टिकल तो बन जाएगा आपका एस इंटू 2πr कॉस थीटा। और क्या बचा, और बचा इसका mg, और क्या बचा, इसका बचा mg। बस बैलेंस कर लो इसको, एस, अच्छा mg को कितना लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी। अब देखो ये शेप बहुत ही छोटा होता है, रेडियस बहुत छोटा है, तो ये वाला इफेक्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, जो ऊपर हल्का सा वो बन रहा है ना, मिनिस्कस बोलते हैं इसको, मिनिस्कस, तो वो हल्का सा जो कर्वेचर आ रहा है उसके कारण इतना सा वॉल्यूम का आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा जो आएगा, जो यहाँ पे इतना बड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में बहुत छोटा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। तो अब इतना ये वाटर कॉलम आपका, ये वाटर कॉलम फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर कॉलम, फॉर इक्विलिब्रियम
ऑफ वाटर कॉलम क्या होगा आपका S इंटू 2 pi r cos theta should be equal to rho into pi r square h into g। तो यहां से h कितना आ रहा है देखो 2s cos theta अपॉन r रो g, ये आ जाएगा। बोर्ड में जो प्रॉब्लम आएगी सिंपल होगी, थीटा बीटा सब दिया होता है, ठीक है, थीटा एस दिया होगा, हाइट राइज की डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगी या डिराइव करने को आएगा, दो चीजें आ सकती हैं यहाँ पर। मेंस में कैसी प्रॉब्लम आती है इस पर? मेंस पर प्रॉब्लम ये आती है अगर रेडियस इतना था तो हाइट इतनी आई, ठीक है, अगर इस रेडियस की मैंने कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करी तो हाइट मेरी इतनी आई, तो बताओ अगर इस रेडियस की इस्तेमाल करूंगा तो हाइट कितनी आएगी? और वेरिएशन लेके आना चाहेगा, कहेगा इस रेडियस की ट्यूब में और इसको पहले आर रेडियस की ट्यूब है और लिक्विड में हमने ऑयल ले लिया, कोई दे लेगा कुछ और ले लेगा, कैरोसिन ऑयल ले लेगा, मिल्क ले लेगा, कुछ ले लेगा, कह रहा हाइट इतनी आई है, थीटा भी दिया होगा, थीटा दे रखा होगा सर, फिर तो सभी दे देगा यार, नहीं लिक्विड को सेम रहने दो, सिर्फ रेडियस को वेरी कराएगा तो बोलेगा एच कितना आ रहा है। तो अगर लिक्विड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम है, थीटा सेम है, थीटा पेयर पे डिपेंड करता है, लिक्विड और ग्लास सेम होना चाहिए, रेडियस अलग है बस, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चल रहा है तो रेशियो आ जाता है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। या फिर सीधा डेटा दिया होगा एच निकालने को आ गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन में आता है, कहता कि अगर ये हम स्पेस में लगे, ग्रेविटी फ्री स्पेस में लगे तो क्या होगा, तो सिनेरियो क्या होगा? हाँ भाई, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या सिनेरियो हो जाएगा? mg नहीं लगेगा। हाँ तो mg नहीं लगेगा तो क्या होगा? cos थीटा 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 हो जाएगा। देखो क्या होगा, पूरा राइज करेगा ऊपर तक, जितनी कैपिलरी ट्यूब है उतना राइज करेगा, लेकिन उसके बाद गिरेगा नहीं, थीटा को 0 करना, थीटा को 90 करना पड़ेगा, ठीक है ना, 90। अब मैंने कहा थीटा तो पेयर उस पर डिपेंड करता है, लिक्विड और ग्लास पर करता है राइज करते टाइम, लेकिन अगर आपका मान लो क्या, आपका फॉर्मूला लगाया आपने, ग्रेविटी फ्री छोड़ो, यही फॉर्मूला लगाया, एच की वैल्यू आ गई 70 सेंटीमीटर, और आपने रॉड इस्तेमाल कर रखी है, आपने ट्यूब इस्तेमाल कर रखी 50 सेंटीमीटर की, तो क्या होगा? तो वो 70 तक जाना चाहता था, लेकिन क्या करता है, अब जा नहीं पाएगा, 50 पाई बाई ट्यूब तो आपने 50 की दे रखी है, ट्यूब आपने 50 सेंटीमीटर की लगा रखी है कैपिलरी ट्यूब, तो क्या करता हूँ यहां तक पहुंचेगा, 50 पे पहुंचेगा, 50 के बाद अपना थीटा बढ़ाने लग जाता है, थीटा को वेरी करा देता हूँ, पूरा 70 तक है नहीं, तो ओवरफ्लो करने के लिए पहले क्या होता है, थीटा चेंज होता है, तो थीटा जैसे से एडजस्ट होने लग जाएगा, थीटा बड़ा होने लग जाएगा, थीटा बड़ा होने लग जाएगा तो एच अपने आप ही कमाने लग जाएगा, तो थीटा ऐसा एडजस्ट होता है कि एच की वैल्यू 50 आ जाए। एक्चुअल में क्या था, जो नेचुरल थीटा होता है उसके हिसाब से आंसर आ रहा था आपका 70 सेंटीमीटर, लेकिन आपने क्या किया, आपने कैपिलरी ट्यूब इस्तेमाल करी 50 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, वो 50 सेंटीमीटर पर जाएगा और अपना फिर थीटा बढ़ा देता है, थीटा बढ़ाओगे तो एच अपने आप ही कम आ जाएगा, तो थीटा एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। अब वही चीज अब ग्रेविटी फ्री में आ जाओ, ग्रेविटी फ्री में क्या है, एच आ रहा था इन्फानाइट, अगर जी नहीं है तो एच की वैल्यू इन्फानाइट आनी चाहिए, मतलब उसको तो इन्फानाइट, अगर इन्फानाइट लेंथ की ट्यूब है पूरा चढ़ जाएगा पानी ऊपर तक, लेकिन गिरता नहीं है, होगा क्या, ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, जब गिरने की नौबत आएगी, गिरने की नौबत आएगी, थीटा को अपना चेंज कर करके उसको क्या कर लेता है, 90 पे ले आता है, थीटा को 90 पे ले आता है, लेकिन वहां पर रुकता है, 90 से थोड़ा कम रहेगा लेकिन रुक जाएगा, ठीक है, तो पूरा ऊपर तक जाता है लेकिन कभी ओवरफ्लो नहीं होता, ओवरफ्लो कभी नहीं होता आपका, कभी एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो कभी ओवरफ्लो नहीं होता, हमेशा थीटा एडजस्ट करता है अपने आप। आपको मॉड्यूल मिल रखा है क्या इसका, सरफेस टेंशन वगैरह का?
मिला क्या? नहीं सर। नहीं मिला है सर। केवीपी वाले में होगा कंटेंट, उसमें है क्या? यार इस बार तुम्हारे एग्जाम कैसे होंगे बोर्ड उड़ के? क्या कॉलेज वाले खुल रहे हैं क्या? ऑनलाइन होगा सब कुछ? ऑनलाइन सर बोल रहे हैं कि खुलेगा खुलेगा, लेकिन अब तक नहीं खुला है। यहाँ तो हो ही रहे हैं यार, हमारे वहाँ तो प्री बोर्ड रिपोर्ट देने बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है सिनेरियो। अभी एक और कोई तो दूसरा वायरस और आ रखा है सुनने में आया है। सर कोरोना का नया वेरिएंट आया है। उसी का कोई नया स्ट्रेन डेवलप हो रखा है शायद, वो और ज्यादा घातक है। और सबसे पहले चपेटे में आएगा तो मुंबई आएगा या दिल्ली आएगा, है सबसे पहले तो वही आता है। म्यूटेट हो गया कोरोना। यार इस पर पिक्चर पे तो बनी गई है। चैन में ऑफलाइन फुल सिलेबस प्रिपरेटरी है स्कूल बोल रही है। अच्छा चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो इसमें तो बोर्ड का इतना ही है, बस थोड़ा सा एक तो वो पढ़ लेना, एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का एप्लीकेशन क्या होता है? द वाटर फ्रॉम द रूट, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट जोन से। रूट रीचेस टू द लीव्स ऑफ द or the topmost point of the tree using the concept of capillary with the help of capillary। तो वहां पर कैपिलरी के थ्रू ही होता है आपका। वो हो गया अभी तो दिमाग में हो गया आपका इंक विंक का होता है सक्शन, जो होता है इंक का सक्शन, उसमें भी काफी कैपिलरी का रोल होता है। तो ये सब है आपके। तो एग्जाम्पल्स अब आप अपने जब एग्जाम होगा बोर्ड का, मेंस में तो नहीं आता, खैर न्यूमेरिकल आता है सीधे। एक ये पढ़ लेना, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, अगर ये टॉपिक्स हैं आपके वाली बुक में, सरफेस टेंशन कॉमा कैपिलरी, दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट पढ़ लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। ठीक है। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग surface tension and contact angle। थ्योरी के नाम पर बस ये 2 बचे हुए हैं आपके, ये बस पढ़ लेना बोर्ड के लिए। क्या फैक्टर? टेम्परेचर से क्या होता है, डिटर्जेंट डाल के क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ा दोगे क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन क्या है? फोर्सेस, जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो वीक पड़ जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल दूर भागने लग जाते हैं। तो वो जो पकड़ने वाले फोर्सेस हैं जिनको हम कोहेजन बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। कोहेजन होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, एडहेशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में। मतलब लिक्विड और ग्लास के बीच में जो लग रहा है वो एडहेशन है, लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो लग रहा है वो कोहेजन है। तो वो फोर्सेस क्या हो जाते हैं? वो कम होने लग जाते हैं। मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ गया तो कोहेजन फोर्सेस कम होने लग जाते हैं, जिसके कारण सरफेस टेंशन वगैरह कम हो जाता है। और सेम फॉलो करता है कॉन्टैक्ट एंगल के लिए। तो ये वाले कुछ फैक्टर, उसमें डिटर्जेंट डाल दो तो सरफेस टेंशन वहां पर आपका कम होने लग जाता है। तो वही सब चीजें हैं, पढ़ा होगा ना यार उसमें, 9th-10th क्लास में था एक, याद था वो? 10th क्लास में होता है शायद, वो डिटर्जेंट डाल के वो क्या होता है उसमें, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड क्या बनाते हो, डिस्पर्जिंग एजेंट। करा था क्या? हाँ भाई करा था ये।
हाँ हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड, हाँ वो वाला कैम में था, हाँ। अरे वहां सब भी तो वही फोर्सेस काम आते हैं, कोहेजन एडेशन कोहेसिव फोर्सेस का ही रहता है, वही सब काम धाम होता है। क्या करना है और पढ़ना है? ये तो हो गया सरफेस टेंशन की बातें, हो गई जितना बोर्ड में रहने वाला है, ये बस पढ़ लेना, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, फिर बबल, और फिर ये फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, काफी बड़ा है वो तो आपका, ठीक है उसको कर लेंगे। हाँ भाई, कितनों को लगता है और पढ़ना चाहिए? देखो विस्कोसिटी में भी क्या है, अच्छा वो भी तो होगा तुम्हारे उसमें, वो है क्या इलास्टिसिटी चैप्टर है, इलास्टिसिटी? हाँ तो वो सब भी पढ़ाना ही पड़ेगा तुम्हें। इसका देखो मेरे को अगर मॉड्यूल मिलता है तो मैं तुम्हें शायद भेज दूं, उससे कर लेना, थोड़ा अपने बुक से देख लेना, एक बार अपनी टेक्स्ट बुक से देख लेना। आज का इतना ही रखते हैं, कॉपी करना था हाँ, पर वो खुद से कर लेंगे, बहुत कुछ डिलीट हो गया है उसमें। किसमें डिलीट हो गया भाई? इलास्टिसिटी, चल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं और खींच देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इलास्टिसिटी कर लेंगे। अभी आप मेंस का बस 50% ही हाथ लगा पाओगे, तो मैं उतना ही पढ़ा रखा है इसमें। 1 घंटा और चाहिए होता है, 1 घंटा और चाहिए होता है, उसके बाद आप ये मेंस लेवल का ही भी तैयार हो जाता। ठीक है यार, अभी चिल करो, अभी मैकेनिक्स चल रही है, वहां ज्यादा दमखम लगाओ, क्योंकि मैकेनिक्स ज्यादा दिक्कत का खेल है। फिजिक्स का आप सेंटर मास चालू हो जाएगा, सेंटर मास रोटेशन फिजिक्स से सबसे दिग्गज टॉपिक यही है, वहां कमांड आ गई, उसके बाद तो सब आसान है, उसके बाद तो ऐसे चम बचेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, उसके बाद भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ठीक है बहुत जल्दी आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान आता है। मैकेनिक्स इस बार देखो एडवांस में धर धर के मैकेनिक्स डाल रखी थी, 60% 11th क्लास, 11th क्लास से 60% का टॉपिक, मतलब रोटेशन ये सब मैकेनिक्स से ज्यादा पार्ट आ गया था। तो मैकेनिक्स कर लो ढंग से, जो एडवांस की सोच रहा है, आईटी की सोच रहा है, मैकेनिक्स तो भाई प्राथमिकता होनी चाहिए, पूरी एचएलपी तक करो उसको, डीपीपी एससी वर्मा करना चाहते हो कर लो, लेकिन एससी वर्मा के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके शीट में है, तो वो सब कर लो। बाकी प्रीवियस ईयर कर लो, आईआईटी के जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में मिल जाते हैं आपको, तो उतने से काफी काम बन जाता है। बस ये है कि जरा सोच के करना, रटने की कोशिश मत करना। ठीक है चलो, आज का इतना ही रखते हैं, जाओ और बता देना अगली बार क्या पढ़ाना है। बाय चलो सर। सर, बाय बाय। थैंक यू सर।